आज का हमारा महत्वपूर्ण कंटेंट होने वाला है बोर्ड परीक्षा परिणाम उन्नयन के लिए आपका बोर्ड परीक्षा परिणाम बेहतर हो, इसके लिए शेखावाटी मिशन ने वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की एक सीरीज आपके लिए तैयार की है, जो कि बोर्ड परीक्षा के ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग है। तो आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। यह आपको सब ये बताने का प्रयास करता है कि बोर्ड परीक्षा में आपके किस चैप्टर से और कितने मार्क्स का कंटेंट आने वाला है, कहाँ कौन सा चैप्टर आपका वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए आपको ज्ञान बोध से संबंधित 20 अंक भार वाला आएगा, अवबोध वाले 21 अंक भार का होगा, ज्ञान उपयोग 19 और कौशल मौलिकता होगी वो 20 की होगी। टोटल आपका 80 मार्क्स का पेपर आने वाला है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में आपके 15 प्रश्न हैं वो ऑब्जेक्टिव होंगे अवैध वाले, 7 जो प्रश्न होंगे वो रिक्त स्थान वाले होंगे, 1 मार्क्स वाले अति लघुत्तरात्मक 10% होंगे आपके, और लघुत्तरात्मक जो कि 2 नंबर के होंगे 2 मार्क्स वाले वो 12 होंगे। दीर्घ उत्तरीय 4% होंगे जो कि 3 मार्क्स के यानी 3 मार्क्स के होंगे। निबंधात्मक प्रश्न आपके जो संख्या होगी वो 3 होगी निबंधात्मक प्रश्नों की, और हर प्रश्न है वो 4 मार्क्स का होगा। तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों में हम देखें तो जैव उपक्रम है ये आपका 8 मार्क्स का होगा, और 8 मार्क्स का एक प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन वाला चैप्टर होगा। बाकी आप देख सकते हैं पहला जो चैप्टर है जो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण वो 6 मार्क्स का है, अम्ल क्षार वाला 7 का है, धातु यौगिक 5 का है, कार्बन यौगिक 7 का है, जैव प्रक्रम बताई दिया, नियंत्रण और समन्वय 6 नंबर का है, जीवों में प्रजनन 7 का है, आनुवांशिकता आपका 4 नंबर का है, प्रकाश और ये बताई दिया, मानव नेत्र मानव की आंख से संबंधित और रंग बिरंगा संसार है उससे आपके 4 नंबर के प्रश्न आएंगे। विद्युत वाला आपका 7 का होगा, विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव 6 का, और हमारा पर्यावरण 7 का। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट अपना ये चैप्टर होगा, और इससे मोस्ट सिलेक्टेड जो प्रश्न हैं उन्हीं को हम करने वाले हैं। इससे आपके 3 प्रश्न आएंगे, और जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है अवैध वाला 1 होगा, लघुत्तरात्मक जो 1 मार्क्स वाला होगा वो होगा, और 1 होगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चयन कीजिए। Fe2O3 प्लस 2Al Al2O3 Fe का क्या हुआ है, यहाँ ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है ये बताना है। तो ऊपर दी गई अभिक्रिया में Fe का विस्थापन हुआ है तो ये विस्थापन अभिक्रिया है। नीचे दी गई अभिक्रिया के यानी फेरस का यहाँ क्या हो गया है, विस्थापन हो गया है। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है ये बताना है। तो शीशा अपचयित हो रहा है, तो इसमें शीशा है वो अपचयित नहीं हो रहा। ऊपर आप अभिक्रिया को जब देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें शीशा है वो अपचयित नहीं हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी अपचयित नहीं हो रहा है। कार्बन अपचयित हो रहा है, कार्बन अपचयित हो रहा है, ये सही है। लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, तो ये भी सही है। तो 1 और 2 है वो सही नहीं है यानी असत्य है। वातावरण में चांदी के ऊपर काली परत चढ़ाने की जो प्रक्रिया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये अपना, 2022 में भी पूछा है। तो वातावरण में यानी जब हवा और पानी के संपर्क में जब धातुएं आती हैं तो एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, और उसके ऊपर आपने लोहे को जरूर देखा होगा और घर में चांदी को भी देखा होगा। उसको अगर हम खुले में रख दें तो लोहे पे परत जंग लग जाता है और चांदी में काली परत चढ़ जाती है। तो ये जो प्रक्रिया है ये क्या है ये पूछना चाह रहा है एग्जामिनर। तो ये संसारक है, तो संसारक वो अभिक्रिया है जो, कहने का मतलब संसारक एक रासायनिक अभिक्रिया है जो धातुओं के साथ हवा और पानी के संपर्क में आने से घटित होने वाली एक रासायनिक अभिक्रिया है। लोह चूर्ण पर यानी धातुओं का क्षय होता है, इससे धातुएं घटती हैं टूटती हैं। लोह चूर्ण पर तनु HCl अम्ल डालने से क्या होता है, सही विकल्प चुने। तो H2 यानी गैस और FeCl2 इसमें बनता है। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में कौन सी गैस है वो प्रयुक्त होती है, प्रकाश संश्लेषण तो आप जानते ही हैं। तो इसमें CO2 गैस बनती है।
किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है अभिकारक। इस अभिक्रिया को पढ़ें। Mg+O2 2MgO यानी मैग्नीशियन के दहन की अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? 2 बार पूछा हुआ प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसमें Mg के साथ क्या जुड़ गया है? O जुड़ गया है, तो ये क्या है? संयोजन। जुड़ने वाली जो क्रिया होती है उसको कहते हैं संयोजन। अब ये प्रश्न की व्याख्या सहित आपको दिया हुआ है ताकि आप आसानी से इसको समझ सकें। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की सामान्य विधि को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हीट एंड ट्रायल। कंकाली समीकरण क्या होता है? तो ये भी आप देख लें, कंकाली समीकरण क्या होता है। जब अभिकारकों और उत्पादों को रासायनिक सूत्र के रूप में लिखकर रासायनिक समीकरण के रूप में प्रदर्शित किया जाता है तो ऐसा समीकरण कंकाली समीकरण कहलाता है। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियन रिबन को साफ क्यों किया जाता है? तो मैग्नीशियन पर वायु के साथ क्रिया करने से अक्रिय ऑक्साइड की जो परत है वो जम जाती है, इस कारण उसको पहले साफ कर लिया जाता है। दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो यह होती है हाइड्रोजन H2। और इस प्रकार से इसका प्रयोग हम लैब में करते हैं तो ये गैस हमें प्राप्त होती है H2। कोयले का दहन किस प्रकार के अभिक्रिया का उदाहरण है? तो C+O2 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कोयले का दहन करते हैं, कोयले को जब जलाते हैं तो वो बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। संयोजन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। संयोजन अभिक्रिया यानी जुड़ने की अभिक्रिया, इसमें CaO के साथ H2 की जब अभिक्रिया करवाई जाती है, पानी की अभिक्रिया करवाई जाती है। H2 क्या होता है? पानी। CaOH होल स्क्वायर 2 हमें प्राप्त होता है। यानी बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूने का सूत्र आपको याद करना है। ऊष्मा सेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाना है। 2012 में ये प्रश्न 22 में ये प्रश्न पूछा हुआ है। तो किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया होती है ऊष्मा सेपी अभिक्रिया में? निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। प्राकृतिक गैस का दहन यह दिखाया गया समीकरण के माध्यम से। जैसे हम सांस लेते हैं, मनुष्य जब सांस लेता है तो वो भी एक ऊष्मा सेपी अभिक्रिया है, क्योंकि हम जानते हैं कि भोजन के पाचन के साथ खाद्य पदार्थ हैं वो टूटते हैं, टुकड़ों में टूटते हैं। जैसे चावल है, आलू है, ब्रेड है और कार्बोहाइड्रेट है। इनमें जैसे चावल में, आलू में, ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है और ये कार्बोहाइड्रेट जब टूटता है तो ग्लूकोज प्राप्त होता है और ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित जो ऑक्सीजन है उससे मिलकर ऊष्मा यानी ऊर्जा देता है। क्या देता है? ऊर्जा देता है। ग्लूकोज पीते हैं ना गर्मियों में, ऊर्जा के लिए, ताकत के लिए, शरीर में एनर्जी के लिए। तो ये एक प्रकार की ऊष्मा सेपी अभिक्रिया बनती है। दीवारों पर सफेदी करने में किसके विलयन का उपयोग किया जाता है? तो ये आपको याद करना है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, CaCO2। वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मीय प्रकाश तथा विद्युत अपघटन के उदाहरण द्वारा समीकरण सहित समझाना है। 2015 और 23 में ये प्रश्न पूछा हुआ है। प्रकाश संश्लेषण ग्लूकोज की रासायनिक अभिक्रिया, ये चैप्टर प्यारे विद्यार्थियों आपको पिछली बार भी समझाया हुआ है, उसको भी आप देख लें। विस्थापन अभिक्रिया किस प्रकार से होती है? विस्थापन अभिक्रिया का पहला उदाहरण हमने देखा था। सबसे पहला ही प्रश्न हमारा विस्थापन अभिक्रिया से था, यहाँ पे ये जब अभिक्रिया करवाई जाती है FeCuO4 की, तो यहाँ Cu का विस्थापन हो जाता है। यहाँ ZnCuSO4 की करवाई जाती है तो यहाँ Cu विस्थापित हो जाता है। द्वि विस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। तो द्वि विस्थापन अभिक्रिया में इस प्रकार की अभिक्रिया बनती है। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों क्रियाएं साथ चलती हैं। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक अपचयित और दूसरा जो अभिकारक होता है वो एक उपचयित होता है तो एक अपचयित होता है, उसे कहते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया। ये उदाहरण द्वारा दिया हुआ है।
अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल जो कि खट्टे होते हैं, निम्न को प्रबलता के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जठर रस है और नींबू रस, रक्त, शुद्ध जल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। अम्ल घटते क्रम में आपको पता होना चाहिए ताकि आप इनको कर सकें। अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है एंटासिड का। रक्त का पीएच मान कितना होता है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है अपना, 7.4 होता है। कोई विलियन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। तो इस विलियन को क्या कहते हैं? HCl का विलियन। कोई विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान कितना होगा? तो इसका पीएच मान जो है वो संभवतः 10 होगा। निम्न में से प्राकृतिक सूचक है वो कौन सा है? लिटमस पेपर है। संतरा में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम क्या है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो संतरे में उपस्थित जो रासायनिक अम्ल होता है उसको कहते हैं सिट्रिक अम्ल। इमली में होता है उसको कहते हैं टाइट्रिक। इमली और संतरा ये सब आपको याद होने चाहिए। शुद्ध जल में होता है 7.4 pH। जब वर्षा जल को pH का मान 5.6 से कम हो जाता है तो वह कौन सा होता है? अम्लीय वर्षा। शुष्क बुझा हुआ चूना जिसको कहते हैं CaOH की होल स्क्वायर नामक पदार्थ जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बना देता है, इसको क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना। सोडियम क्लोराइड जो कि नमक है, लवण का उपयोग भोजन में हम करते हैं। सिरका में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक अम्ल। लिटमस नामक प्राकृतिक जो सूचक है किस पौधे से प्राप्त होगा? तो वो होता है लाइकेन से। इसको थैलोफाइट वर्ग का पौधा है ये लाइकेन। गंधकीय सूचक के 3 उदाहरण देने। वनीला, प्याज और लौंग का तेल है, ये इसी के उदाहरण। धात्विक ऑक्साइड किस प्रवृत्ति के होते हैं? क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं धात्विक ऑक्साइड। अधात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं? ये अम्लीय होते हैं। जठर रस, पेट में जो रस होता है उसका पीएच कितना होता है? 1.2। किस ग्रह का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के पीले श्वेत बादलों से बना होता है? शुक्र। मानव शरीर सामान्यतः किस पीएच परास पर कार्य करता है? तो 7 से 7.8। एक एंटासिड का नाम लिखना है आपको, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपको याद करना है। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। प्रमुख प्राकृतिक सूचकों के नाम। लिटमस पत्र है, लाल पत्ता गोभी है और हल्दी है, ये सब हैं। धातु जब अम्ल के साथ क्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन गैस। धातुएं जब अम्ल के साथ क्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। मधुमक्खी और नेटल के पौधे के डंक में कौन सा अम्ल होता है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना है, मैथेनाइक। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र लिखना है, तो ये सूत्र आपको याद करना है। CaSO4 1/2 यानी आधा है वो क्या है? पानी है, H2O। इसको कहते हैं कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। POP निर्माण की रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो इसको भी देख लें आप। POP कहाँ की जाती है? आपने देखा होगा भवनों में भी POP की जाती है। आप रूम में आपने देखा होगा सजावटी सामान और खिलौने बनाने में भी POP का प्रयोग किया जाता है। हड्डी जब टूट जाए प्लास्टर ऑफ पेरिस चढ़ाते हैं तो वो भी POP ही है। सतह को चिकना बनाने के लिए भी POP का ही इस्तेमाल किया जाता है। 2 संश्लेषित सूचकों के नाम लिखिए, तो मैथिल ऑरेंज और फिनोप्थेलिन, ये क्या है? संश्लेषित सूचक। फिनोप्थेलिन क्षार के साथ क्रिया करने पर कैसा रंग देता है? गुलाबी रंग। बेकिंग पाउडर है वो क्या है? खाने का सोडा है। और टार्ट्रिक अम्ल के मिश्रण से टार्ट्रिक अम्ल के मिश्रण को क्या कहते हैं? बेकिंग पाउडर। 2016 में ये पूछा हुआ है। तो एग्जाम के कौन सी एग्जाम में पूछा हुआ है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज है ये आपके लिए। पेयजल को जीवाणु रहित करते हैं तो क्या मिलाते हैं? उसमें CaOCl2 मिलाते हैं जिसको विरंजक चूर्ण कहते हैं। कोई 2 प्रबल अम्ल और क्षार बताने हैं आपको। प्रबल अम्ल कौन से हैं? HCl और H2SO4। प्रबल क्षार NaOH और KOH।
ये सूत्र आपको याद रखने, निम्न को मिलाने। ये प्रश्न आपको मिलाना आना चाहिए। सिरका किस अम्ल, सिरके में कौन सा अम्ल होता है? तो एसिटिक अम्ल होता है सिरके में। इमली में कौन सा होता है? तो इमली में टार्ट्रिक होता है। टमाटर में कैसा होता है? तो टमाटर में ऑक्जेलिक होता है। और खट्टी जो दही है उसमें होता है लैक्टिक अम्ल। दही में अम्ल होता है लैक्टिक। तनुकरण किसे कहते हैं? जब अम्ल या क्षार मिलाने पर आयन को सांद्रता के प्रति इकाई है उसमें कमी हो जाए तो उसे कहते हैं तनुकरण। अम्ल को तनुकृत करते समय क्यों अनुशंसित करते हैं? तो ये आपको याद करना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक धातु के साथ होने वाली अभिक्रिया का रासायनिक सूत्र आपको याद करना है। कठोर धातु को मृदु बनाने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट का। क्रिस्टल जल किसे कहते हैं? ताजे दूध का पीएच कितना होता है? 6। और दही बन जाने पे इसका पीएच मान है वो कितना हो जाएगा? बढ़ेगा कि घटेगा? तो पीएच मान है वो कम हो जाएगा, क्योंकि दूध है वो क्या बन गया? अब दही बन गया है, खट्टा हो गया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आंद्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है? क्योंकि आंद्रता में जल के अवशोषित कर ठोस पदार्थ जिप्सम बनाता है, जिसमें पीओपी के गुण नष्ट हो जाते हैं। विरंजक चूर्ण के निर्माण की विधि। विरंजक चूर्ण कैसे बनाते हैं इसके निर्माण की विधि 2014 में पूछी हुई है, तो आपको ये याद करनी है। बेकिंग सोडा बनाने की विधि, समीकरण का उपयोग, बेकिंग सोडा कैसे बनाते हैं ये भी करना है। पीएच स्केल को समझाइए। ये पीएच स्केल आपको ये आनी चाहिए ताकि आप आसानी से छोटे प्रश्नों के भी उत्तर दे सको और बड़े प्रश्नों के भी। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है उसको ज्ञात करने के लिए एक स्केल तैयार की जाती है जिसे पीएच स्केल कहा जाता है। पीएच स्केल में पी पर पुषांश जर्मन शब्द से लिखा होता है, जो पीएच स्केल में सामान्यतः 0 से 14 तक, 0 जो कि अम्लीयता की ओर है और 14 है वो क्षारीयता की ओर है। पीएच ज्ञात करने के लिए हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उतना ही पीएच मान है वो कम होगा। किसी भी उदासीन विलयन के पीएच का मान कितना होता है? 7। 7 से इधर जाएंगे घटता जाएगा तो वो अम्लीय होता जाएगा। 7 से जब हम इधर चलेंगे तो वो क्षारीय होता चला जाएगा। अम्ल और क्षार की शक्ति विलयन में पीएच आयन और OH माइनस की संख्या पर निर्भर करता है। अम्ल और क्षार में अंतर आपको आना चाहिए। अम्ल क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। क्षार क्या होते हैं? स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षार इसका बिल्कुल उल्टा करते हैं। दैनिक जीवन में पीएच के कोई 2 महत्व बताने। धातु कार्बोनेट जो कि अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है? हमारे पाचन तंत्र और पीएच के मध्य क्या संबंध है ये भी याद करें। पीएच परिवर्तन की कोई दंत 6 को समझाइए। पीएच मुंह का जो पीएच मान है वो कम हो जाएगा तो दांत हैं वो टूट जाएंगे, टूटेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में, उसको कहते हैं दंत 6। तो मुंह में पीएच का मान 5.5 से कम होने पर धातु के छोटे छोटे टुकड़े टूटने शुरू हो जाते हैं, जिसको कैल्शियम फास्फेट से बना होता है हमारा दांत। धातु और अधातु नेक्स्ट अपना चैप्टर है, तो Al, Fe और Zn की अभिक्रिया का सही क्रम है वो आपको बताना है। तो Fe फिर Zn फिर Al, ये 2022 में पूछी हुई अभिक्रिया है। फिर आपका आंसर पूछा गया है, तो इसमें H2O उपरोक्त अभिक्रिया में बनने वाली गैस कौन सी है? H2O। एक तत्व क्यों मुलायम है, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है और ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है, तो ये कौन सा है? यह है K। वातावरण में लोहे के ऊपर जो भूरी परत चढ़ने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है? संसारण। धात्विक संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन त्याग कर किसका निर्माण करती हैं? धनायन का। कार्बन का कौन सा अपर रूप विद्युत का सुचालक होता है? ग्रेफाइट। किस धातु को चाकू से नहीं काटा जा सकता? तो जिंक को नहीं काटा जा सकता। धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है।
किसी धातु X को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया जब उसकी होती है तो काले रंग का एक धात्विक ऑक्साइड बनता है। ये क्या है? कॉपर है। पोटेशियम और सोडियम को ठंडे जल से अभिक्रिया के जो प्रकार है वो किस प्रकार का है? धातु अम्ल के साथ जब क्रिया करता है तो कौन सी गैस बनाता है? हाइड्रोजन H2। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो मरकरी का है। निम्न में से मिश्र धातु कौन सी है? तो वो कौन सी है? पित्तल भी है, कांसा भी है, सोल्डर भी है। खाद्य पदार्थों को डिब्बों में जिंक की बजाय टीन का लेप होता है। जो खाद्य पदार्थ हमारे रखे जाते हैं उसमें जिंक की परत नहीं चढ़ाकर किसकी परत चढ़ाई जाती है? टीन की। क्यों? क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। वो खाद्य पदार्थों के साथ क्रिया करके उनको खराब कर सकता है। शुद्ध जल में धातु की सतह चमकदार होती है। इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? धात्विक चमक। सबसे अधिक तन्य धातु यानी टूटने वाली धातु सोना है, वो सबसे तन्य धातु होता है। पीवीसी का पूरा नाम क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। ऐसी धातु जो कमरे के ताप पे भी द्रवावस्था में रहती है वो कौन सी है? ब्रोमीन। पृथ्वी से खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि अशुद्धियां होती हैं जिसे क्या कहते हैं? गैंग। ऐसी अधातु जो चमकीली होती है वो होती है आयोडीन। लंबे समय तक आंध्र वायु में रहने पर लोहे पर एक भूरी परत चढ़ जाती है जिसको क्या कहते हैं? जंग कहते हैं। और वो अभिक्रिया को क्या कहते हैं? संसारक अभिक्रिया। लोहे को कठोर और प्रबल बनाने के लिए कार्बन मिलाया जाता है। कौन सी अधिक धातुओं को समभागी मिश्रित लोहे में क्रोमियम और निकल मिलाकर हम क्या बना लेते हैं? स्टेनलेस स्टील। तो लोहे को स्टेनलेस स्टील में बदलने के लिए क्या मिलाया जाता है? क्रोमियम और निकल। H2 जो कि नाइट्रिक अम्ल है की प्रकृति कैसी है? प्रबल ऑक्सीकारक। अधातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी है? अम्लीय। ऐसी अधातु जो विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है वो कौन सी है? कार्बन। पित्तल से बनी मिश्र धातु है तांबा और जस्ता। पारद मरकरी से बनी मिश्र धातु को कहते हैं अमलगम। हथेली पर रखने पर पिघलने वाली धातु का नाम क्या है? तो ये है गैलियम और सीजियम को हथेली पे जब रखते हैं तो उनका गलनांक बहुत कम हो जाता है। तन्यता को परिभाषित कीजिए। धातु और अधातु में अंतर बताने जो 2022 में पूछा हुआ है। धातु और अधातु में अंतर। सामान्य ताप पर ठोस होती है धातु और अधातु सामान्य ताप पर दोनों अवस्थाओं में पाई जाती। ये तन्य और आघात वर्धनीय होती, ये भंगुर होती, ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। और अधातु होती हैं वो कुचालक होती। इनका गलनांक और कथनांक बहुत अधिक होता है, अधातु का कम होता है। यौगिक अक्ष और एल्यूमिनियम का उपयोग रेल की पटरियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अधात्विक कमरे के ताप पर विद्युत जो धातु है वो द्रवावस्था में होती है, वो होती है मरकरी, सोडियम, सिलिकॉन और क्लोरीन में कौन सी उपधातु है? सिलिकॉन। आघात वर्धनीयता क्या होती है? कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है तो उनका ये जो गुण धर्म होता है वो कहलाता है आघात वर्धनीयता। तो इनको याद करना है आपको। लोह धातु पर ताप भाप की जो क्रिया करवाई जाती है तो किस प्रकार से उसका समीकरण है वो बनता है? उभयधर्मी ऑक्साइड। सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर उनको खुले में रखेंगे तो वो आगे पकड़ लेगा अभी ज़्यादा अभिक्रियाशील होने के कारण। सोडियम क्लोराइड बनना समझाइए। जैसे नमक कैसे बनता है? लोहे पे जंग लगने की जो क्रिया है तो उस एक रासायनिक क्रिया है जिसमें लोहे का क्षय होता है, संसारक अभिक्रिया कहलाती है। तो इसको जंग लगने से कैसे बचाया जाए? तो उस बचाने के लिए उस पर क्या किया जाता है? यसद लेपन किया जाता है। तो इसको आपको समझाना है। उसके लिए सद लेपन के लिए उस पर हम पेंट कर सकते हैं, तेल लगा सकते हैं, ग्रीस लगा सकते हैं, क्रोमियम लेपन कर सकते हैं। इस क्रिया को कहते हैं यसद लेपन।
मिश्र धातु देख ले, पीतल में तांबा जस्ता और कांसे में होता है तांबा प्लस टीन और सोल्डर में होता है सीसा और टीन। सोने के आभूषण बनाने में शुद्ध सोने का उपयोग क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि शुद्ध सोना टूटता बहुत है, इसलिए वो जो सुनार गहने बनाते हैं तो वो टूट जाता है, वो बन नहीं पाते गहने, इसलिए उसमें क्या मिलाया जाता है, उसको थोड़ा कठोर बनाने के लिए चांदी या तांबा मिलाया जाता है। खुली वायु में कुछ दिन रखने पर सिल्वर चांदी की काली वस्तुएं हो जाती हैं, ये आपको याद रखना है। कौन सी क्रिया होती है उनके साथ, ऊपर बात कर चुके इसकी हम। कार्बन और उसके यौगिक, इसमें आपको समीकरण दिए हुए हैं और इनमें से आपको यौगिकों को छांटना है कि कौन से यौगिक यहाँ पे बन रहे हैं। एल्कोहल को विद्युतीकृत किया है। एल्कोहल का जो विद्युतीकृत है वो क्या कहलाता है? औद्योगिक उपयोग के लिए तैयार एथेनॉल का दुरुपयोग रोकने के लिए इसमें मिथाइल जैसा जहरीला पदार्थ मिला दिया जाता है। इसी को क्या कहते हैं? एल्कोहल का विकृतीकरण। एल्कोहल का विकृतीकरण कहते हैं, जिससे यह पीने योग्य न रहकर ऐसे एल्कोहल को पहचान के लिए रंजक मिलाकर उसका रंग नीला बना देते हैं और ऐसे अल्कोहल को विकृत अल्कोहल कहते हैं। साबुन की क्रिया विधि बताइए और मिसेल संरचना को चित्रित कीजिए। तो साबुन की क्रिया विधि आप देख लें किस प्रकार से बनती है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन अत्यधिक अनअभिकृत होते हैं तथा अधिकांश अभिकर्मों की उपस्थिति में अक्रिय रहते हैं, परंतु सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन का हाइड्रोजन में संकलन होता है। क्लोरीन एक एक करके हाइड्रोजन के परमाणु का प्रतिस्थापन करती है और इस अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ये दिख रहा है आपको HCl, HCl और HCl। साबुन और अपमार्जक में अंतर बताना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। साबुन कैसे होते हैं? एक लंबी श्रृंखला वाले होते हैं और अपमार्जक साबुन में लंबी श्रृंखला वाले वसा अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं और अपमार्जक में क्या होते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल के अमोनियम और सल्फोनेट के लवण होते हैं। साबुन कठोर जल के साथ झाग नहीं बनाते और अपमार्जक होते हैं कठोर जल के साथ झाग बना लेते हैं। साबुन में वनस्पति तेल, जंतु वसा का मिश्रण होता है और अपमार्जक में संश्लिष्ट अपमार्जक कोयले और पेट्रोलियम के हाइड्रोकार्बन से बनते हैं। साबुन जल प्रदूषक नहीं होता, अपमार्जक जल प्रदूषण फैलाते हैं। जैव प्रक्रम मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, 8 नंबर का आपका आने वाला सरल चैप्टर है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि सरल ही चैप्टर, बहुत सरल है। थोड़ा सा इसको हम मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छे से अपने याद हो जाएगा। संकुचन के समय हृदय के अंदर रक्त के पश्चे प्रवाह को कौन रोकता है? तो ये वाल्व बने होते हैं इसके लिए। मनुष्य में वर्क और तंत्र का भाग जो संबंधित है उत्सर्जन से। हमारे शरीर में भोजन किस रूप में संचित होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। इसमें देख लें आप, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला आपके लिए तैयार की हुई है। इस सीरीज से बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा। बस इसको आप धैर्य के साथ एक एक प्रश्न को लिख लिख कर याद कर लें, अच्छे से याद कर लें। वायवीय श्वसन हो रहा है, वायवीय श्वसन में अंतर याद कर लें। शुद्रांत में पाचन की क्रिया कैसे होती है ये भी आप याद कर लें। जलीय जीव श्वसन किस प्रकार से करते हैं? जल में रहने वाले जो जीव हैं वो कैसे सांस लेते हैं और कैसे श्वसन की प्रक्रिया उनके शरीर के अंदर संपन्न होती है, इसको भी याद कर लें। शिरा और धमनी में क्या अंतर है? हमारे शरीर में शिराएं भी होती हैं, धमनी भी होती है, तो उनका अलग अलग काम होता है शरीर में, उनको याद कर लें।
वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है वो कैसे होती है, इसका क्या महत्व है। तो पौधों में जो भोजन बनता है वो वाष्पोत्सर्जन के कारण ही बनता है। अपोहन यानी कृत्रिम वृक्क क्या है और इसकी क्रिया विधि को समझाइए। कृत्रिम वृक्क यानी डायलिसिस जब किया जाता है तो किस प्रकार से वो काम करता है। पादपों में भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण कैसे होता है। तो जो पौधों में जो भोजन बनता है फ्लोएम द्वारा। नियंत्रण और समन्वय का जो अपना चैप्टर है वो 6 मार्क्स का है। गंध का पता लगाने वाला ग्रही क्या कहलाता है, ग्राहण ग्रही। शरीर की जो मास्टर प्रधान ग्रंथि है वो कौन सी है, पीयूष ग्रंथि है। जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय को करने वाला तंत्र कौन सा है, तो तंत्रिका तंत्र है। प्रतिवर्ती क्रियाएं नियंत्रित होती हैं तो ये होती है मेरुरज्जु द्वारा। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं, तो ये बनते हैं मेरुरज्जु में। मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है वो कौन सा है, मस्तिष्क है। मनुष्य का जो संतुलन बना रहता है, मनुष्य खड़ा रहता है तो उसका मेन जो केंद्र है वो दिमाग है। दिमाग अपना संतुलन खो देगा तो मानव धरती पर गिर जाएगा, वो उसका समन्वय नहीं हो पाएगा। 2 तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन के मध्य खाली जगह है उसको क्या कहते हैं, तो स्नेप्स कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है अपना प्रश्न। मस्तिष्क के किस भाग में सुनने, सूंघने और भूख के केंद्र होते हैं, तो यह होते हैं अग्र मस्तिष्क में। मेंडुला ऑब्लोंगेटा मस्तिष्क के किस भाग में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है पश्चिम भाग में। तो ये अपने शरीर से संबंधित ही अंग हैं और उन अंगों के अलग अलग कार्य हैं। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है, साथ ही बहुत सरल भी है और अपने शरीर को भी समझने के लिए हमें इसमें मदद मिलती है। इंसुलिन हार्मोन कहाँ से निकलता है, अग्नाशय ग्रंथि से। करो या मरो का जो हार्मोन होता है अग्नाशय ग्रंथि वाला इंसुलिन हार्मोन। रुधिर में शर्करा स्तर का नियमन कौन सा हार्मोन है, इंसुलिन ही है। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी कौन सी है, थायराइड, जो कि गले में पाई जाती है। मिश्रित ग्रंथि कौन सी कहलाती है, अग्नाशय ग्रंथि। प्रतिवर्ती चाप किस प्रकार से बनते हैं, इसको भी आपको देखना है। न्यूरॉन्स कैसे काम करते हैं शरीर में। संकटकालीन हार्मोन कौन सा है, एड्रेनल। मोचक हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। अनैच्छिक क्रिया और प्रतिवर्ती क्रिया में अंतर बताना है। तो अनैच्छिक क्रियाएं कौन सी होती हैं, जो मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती हैं, और प्रतिवर्ती क्रियाएं वो होती हैं जो मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती हैं। और अनैच्छिक क्रियाओं में थोड़ा समय लगता है और प्रतिवर्ती क्रियाओं में अचानक सहज होती। उदाहरण से देखें तो अनैच्छिक क्रियाएं जैसे हृदय का धड़कना, श्वसन, पाचन जो क्रियाएं हैं, और प्रतिवर्ती क्रियाएं जैसे छींकना, मुंह में लार आना, ये क्रियाएं क्रिया की जो प्रतिक्रिया होती है। जैसे हमारा हाथ किसी गर्म चीज की को छू गया तो तुरंत हाथ पीछे हो जाएगा, तो वो क्रिया क्या कहलाती है, प्रतिवर्ती क्रिया। हार्मोन देख ले, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है और इसकी कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो जाएगा, घेंगा। कोई 2 ग्रंथियों के नाम और उनसे स्रावित हार्मोन। वर्षण ग्रंथि से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है और अंडाशय से एस्ट्रोजन है। संकटकालीन परिस्थितियों में एड्रेनल हार्मोन किस प्रकार कार्य करता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद कर लें आप। जीव जनन कैसे करते हैं, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। कहाँ पे होता है, इष्ट। इनमें से मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, शुक्रवाहिका। प्यारे विद्यार्थियों, पिछली बार का जो शेखावटी मिशन है उसमें महत्वपूर्ण प्रश्न और ये चैप्टर अच्छे से समझाए हुए हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। बस कुछ चैप्टर हैं वो अब की बार हटाए गए हैं, इतना ही फर्क है। तो आप नए PDF को पढ़ सकते हैं या पुराने चैप्टर भी देख सकते हैं। मुकुलन का हाइड्रा में मुकुलन को सचित्र समझाइए, तो किस प्रकार से मुकुलन होता है। मीबा और लेशमानिया में द्विखंडन की क्रिया कैसे होती है। स्वपरागण और परपरागण क्या होता है। पुष्प की जो अनुदैर्ध्य काट है उसका नामांकित चित्र।
अंकुरण किसे कहते हैं? लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में कोई 4 अंतर बताने। नर जनन तंत्र का जो नामांकित चित्र है वो देख लें, मादा जनन तंत्र का देख लें। गर्भ निरोधक युक्तियाँ कौन कौन सी, कोई 2 के नाम बताने हैं। तो ये आपको वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी गर्भ निरोधक युक्तियाँ अपनाने के कारण हो सकते हैं। क्या कारण हो सकते हैं ये भी देख लें। आनुवांशिकता जो चैप्टर है उससे अपने 4 मार्क्स का जो प्रश्न है वो आने वाला है, तो इससे भी आप देख लें। ये इसके महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। मेंडल ने मटर के पौधे में कौन कौन सी विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया था? किस प्रकार के जनन में विविधताएं होती हैं? प्रभावी लक्षण किसे कहते हैं? प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन। प्रकाश का वेग सर्वाधिक कहाँ होता है? निर्वात में। प्रकाश का वेग न्यूनतम कहाँ होता है? वो होता है कांच में। एक उत्तल दर्पण सदैव किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाएगा? तो वो बनाएगा आभासी और सीधा। उत्तल दर्पण, आपको पता हो कि गाड़ियों में जो शीशा लगा होता है वो कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण। किसी वस्तु का सीधा आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त दर्पण या लेंस कौन सा है? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। डाफ्टर किसका मात्रक है? लेंस शक्ति का मात्रक है डाफ्टर। जल में अगर कोई पेंसिल हम रख दें तो वो मुड़ी हुई दिखाई देती है, किस कारण से? अपवर्तन के कारण। चेहरे का प्रतिबिंब देखने के लिए शेविंग के समय किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल का। गोलीय लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का कितना होता है? द्वारक। प्रतिबिंब दूरी आवर्धक v तथा बिंब दूरी u का अनुपात लेंस में व्यक्त करता है। 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण को फोकस दूरी होती है 5 सेंटीमीटर। निर्वात में जहाँ प्रकाश की चाल है वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। वाहनों का अग्रदीप जो हेडलाइट में दर्पण होता है वो कौन सा होता है? तो होता है उत्तल दर्पण। परावर्तन के नियम क्या हैं? आपतन परावर्तन कोण बराबर होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखिए। प्रकाश का अपवर्तन का नियम है, प्रथम नियम क्या है और द्वितीय नियम क्या है? अवतल और उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करना है। अवतल दर्पण जो कि हमारे शेविंग के समय हम काम में लेते हैं। उत्तल दर्पण जो गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए काम में लिया जाता है। उत्तल और अवतल दर्पण में अंतर लिखना है। कांच के आयताकार स्लैब में से अपवर्तन का नामांकित चित्र बनाना है। तो इस प्रकार से आपतन और अपवर्तन की जो किरणें हैं वो किस प्रकार से तिरछी हो जाती हैं उसको दिखाया गया है। अवतल और उत्तल दर्पण के उपयोग। – 2023 में इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था और 2018 में इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा गया था। तो इस प्रकार का एक अभ्यास आप अच्छे तरीके से कर लें ताकि अच्छे मार्क्स अपने बन सकें। मानव नेत्र और रंग बिरंगा जो संसार है उससे अपने मार्क्स
4 मार्क्स का प्रश्न आने वाला है और इस प्रकार से होंगे प्रश्न। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वो भाग कौन सा होता है? दृष्टिपटल। रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो किस प्रकार का होता है? उल्टा और वास्तविक होता है। रेटिना, आँख का जो रेटिना होता है जहाँ पे प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? उल्टा, लेकिन होता वास्तविक है। मानव नेत्र में लेंस कहाँ मानव नेत्र का जो लेंस है वो किस प्रकार का होता है? उत्तल लेंस, जो बीच में से उभरा हुआ हो। निकट दृष्टि दोष निवारण हेतु किस लेंस का उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस का। तारों का टिमटिमाना एक घटना है किस प्रकार की? वायुमंडलीय अपवर्तन। आकाश का रंग नीला दिखाई देना किस घटना के कारण होता है? प्रकीर्णन के कारण। आकाश हमें नीला दिखाई देता है तो किसके कारण दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। ये आपको याद करना है। टिंडन प्रभाव क्या होता है? जब किसी कोलाइडी विलयन में उपस्थित कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होने की घटना है उसको टिंडन प्रभाव कहते हैं, कोलाइडी विलयन में उपस्थित कणों द्वारा। और तारे टिमटिमाते प्रतीत क्यों होते हैं? क्योंकि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे हैं वो हमें चमचमाते हुए या टिमटिमाते हुए दिखते हैं, क्योंकि तारे बहुत दूर हैं और प्रकाश के बिंदु के स्रोत के निकट हैं वो। तो तारों से आने वाला जो प्रकाश है, किरणों का जो पथ है वो थोड़ा बदलता रहता है, इसलिए तारे हमें आभासी तरीके से विचलित इस प्रकार से टिमटिमाते हुए दिखते हैं। प्रिज्म क्या है? प्रिज्म कोण कैसे बनते हैं? निकट दृष्टि दोष के कारण क्या है? निवारण क्या है? तो निकट दृष्टि दोष क्या होता है कि निकट की वस्तु तो हमें स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। और अवतल लेंस का इसमें प्रयोग किया जाता है। मानव नेत्र का दूरतम बिंदु कौन सा होता है? तो दूरतम बिंदु देख लें। समंजन क्षमता किसे कहते हैं? दूरदृष्टि दोष। जरा दूरदृष्टि दोष क्या है? आयु में वृद्धि के साथ जो दूरदृष्टि दोष हो जाता है उसको कैसे दूर करते हैं? तो उसके लिए फिकोसी लेंस का उपयोग किया जाता है। विचलन कोण क्या है? दृष्टिपरास क्या? ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? ये भी याद कर लें। विद्युत जो कि चैप्टर अपना 7 मार्क्स का होगा, इसमें आपके एक निबंधात्मक प्रश्न आएगा, बड़ा प्रश्न भी आएगा यहाँ से आपके और छोटे प्रश्न भी आएंगे। तो विभव और विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट है। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है? किलोवाट। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। इसमें छोटे प्रश्न भी देख लें और एक बड़ा प्रश्न आपका बनेगा यहाँ से। ओम को परिभाषित कीजिए। फ्यूज है वो किस धातु का बना होता है? ओम का नियम लिखिए। किसी चालक के सिरों का विभवांतर किन बातों पर निर्भर करता है? ये सब देख ले। विद्युत शक्ति किसे कहते हैं? विद्युत विभवांतर। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है वो हमारा 6 मार्क्स का होगा। और विद्युत चुंबक बनाया जाता है किससे? किसी भी प्रकार के लोहे से बनाया जा सकता है। विद्युत चुंबक किसी भी प्रकार के लोहे से बनाया जा नरम लोहे से बनाया जाता है। विद्युत चुंबक है किस प्रकार के लोहे से बनाया जाता है? नरम लोहे से, ताकि चुंबक को आसानी से बनाया जा सके। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है वो क्या है? किससे मापा जाता है? विद्युत तार होता है किस प्रकार से? लाल रंग का होता है।
चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए। तो चुंबकीय रेखाएं के जो गुण हैं वो किस प्रकार से वो व्यक्त करती हैं चुंबकीय रेखाएं, उनको देख ले। लघुपथन क्या है? घरेलू विद्युत परिपथों में अति भारण के बचाव के लिए कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? तो एक ही सॉकेट में एक से अधिक जो साधित्रों को नहीं जोड़ना चाहिए। एक ही समय में बहुत अधिक साधित्रों का एक साथ प्रयोग नहीं करना चाहिए। दोषपूर्ण साधित्रों को परिपथ में नहीं जोड़ना चाहिए। विद्युत परिपथ में फ्यूज जुड़ा होना चाहिए। विद्युत का उपयोग करते समय रखी जाने वाली कोई 3 सावधानियां। हमारा पर्यावरण, ये चैप्टर 5 मार्क्स का होगा और इससे इस प्रकार से हमारे प्रश्न हैं वो बनेंगे। ऊर्जा के जो पिरामिड होते हैं वो हमेशा सीधे बनते हैं। ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को से हमारी रक्षा करती है। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस होती है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको कहते हैं। जो पदार्थ जैविक प्रक्रम द्वारा विघटित हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जैव निम्नीकरण। अधिकतम ऊर्जा पोषक स्तर पर संचित होती है उत्पादक स्तर पे। पारितंत्र में उपस्थित अजैव घटकों के नाम लिखने हैं। तो ताप, वर्षा, वायु, मृदा, ये सब क्या हैं? अजैव घटक। प्राकृतिक व कृत्रिम पारितंत्र के उदाहरण देने। प्राकृतिक तो हो गया जैसे वन है, तालाब है। कृत्रिम हो गया जैसे खेत है, बगीचा हम बनाते हैं वो है। उत्पादक किसे कहते हैं? हरे पौधे, नीले हरित शैवाल जो कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा सूर्य ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं उन्हें तो कहते हैं उत्पाद। उपभोक्ता कौन से होते हैं? जो इन उत्पादों का उपयोग करते हैं उन्हें कहते हैं उपभोक्ता। आहार श्रृंखला किसे कहते हैं? तो आहार जीवों में एक श्रृंखला जो एक दूसरे का आहार करते हैं और विभिन्न जैविक स्तरों का निर्माण करते हैं उन्हें कहते हैं आहार श्रृंखला। जैव आवर्धन। अपमार्जक किसे कहते हैं? वे सूक्ष्म जीवी जो मृत जैव अवशेषों को उपस्थित जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं उन्हें कहते हैं अपमार्जक। जैसे जीवाणु, कवक। UNEP का पूरा नाम लिखना है और CFC का लिखना है। तो UNEP का पूरा नाम क्या होगा? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। और CFC का पूरा नाम हो गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन। पारितंत्र किसे कहते हैं? पारितंत्र के घटकों के नाम लिखने। एक पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह को आलेख द्वारा समझाना है। तो इस प्रकार से आपको आलेख बनाना है। जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण के उदाहरण बताने। खाद्य जाल है वो किसे कहते हैं और खाद्य जाल कैसे बनता है ये भी आप करें।